प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत व खैर मकदम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 6 पादप उत्तक के अंतर्गत विभज्योतक एवं अस्थायी उत्तक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। 6.2 पादप उत्तक। पिछले सबक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पौधों में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला विभज्योतक अर्थात विभाजित होने वाले उत्तक, और दूसरा अस्थायी उत्तक जो विभाजित नहीं होते हैं। तो अब हम लोग 6.2.1 में विभज्योतक के विषय में अध्ययन करते हैं। यहाँ चित्र 6.1 में शीशे का 2 जार को पानी से भरा गया है एवं 2 प्याज अलग अलग जार पर रखा गया है। प्याज के मूल अर्थात जड़ में वृद्धि परिवर्तन का प्रयोग किया जा रहा है। प्याज की जड़ में वृद्धि का अवलोकन एक दिन करके 3-4 दिनों तक किया जाता है। तो अब हम अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 6.1। 2 शीशे का जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। मूल अर्थात जड़। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। चित्र के अनुसार एक तालिका बनाएं और जार 1 और जार 2 में रखे प्याज के मूलों की लंबाई मापकर प्रतिदिन लिखें। यह प्रयोग 5 दिनों तक दोहराएं और अवलोकन करें। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? तो इसका उत्तर है कि जार 1 में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। प्रश्न संख्या 2, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? तो इसका जवाब है कि प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से काट लेने के बाद प्याज के मूल में वृद्धि होना बंद हो जाता है। प्रश्न तीसरा, जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगी, क्यों? तो इसका जवाब है कि जब हम प्याज के मूल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं तो प्याज के मूल में वृद्धि होना बंद हो जाता है, क्योंकि विभज्योतक अर्थात विभाजित होने वाले उत्तक समाप्त हो जाते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित हैं? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम अर्थात पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र 6.2। चित्र संख्या 6.2 में किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति को दर्शाया गया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पार्श्वी विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक जो होते हैं वह पौधों के सिरों पर होते हैं, जो पौधों को वृद्धि करने में सहायक होते हैं।
और मूल के शीर्ष में होते हैं, जिससे मूल को वृद्धि करने में सहायता होता है। और पार्श्व विभाज्योतक पौधों को मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अंतर्विष्ट विभाज्योतक नई कलिकाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। परारोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। 6.2.2 अस्थायी उत्तक विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं। क्रियाकलाप 6.2 एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए, जैसा कि यहाँ चित्र 6.3 में तने का सेक्शन काट दिखाया गया है। अब सभी सेक्शन को सेफ्रेनिन से रंजित करें अर्थात रंगें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से इसकी तुलना करें। तने का सेक्शन काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चित्र 6.3 के जैसा दृश्य दिखाई देता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। इन कोशिकाओं के समूह मिलकर विभिन्न प्रकार के उत्तकों का निर्माण करते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक समान है? तो इसका जवाब है कि नहीं, सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान नहीं हैं। प्रश्न दूसरा कहता है कि कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? तो इसका जवाब है कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं को देखा जा सकता है। प्रश्न 3 कहता है कि क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि अलग अलग कार्यों के कारण कोशिकाओं के संरचना में भिन्नता पाई जाती है। हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। 6.2.2 पहला, सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा, जैसा कि हम लोग अध्ययन करेंगे। कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पैरेन्काइमा उत्तक कहते हैं।
जो अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। चित्र 6.4a का पहला। चित्र 6.4a का पहला भाग में पैरेन्काइमा उत्तक का अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिया गया चित्र दर्शाया गया है। इसमें अंतरकोशिक स्थान को स्पष्ट देखा जा सकता है। चित्र 6.4a का दूसरे भाग में अनुदैर्ध्य सेक्शन दर्शाया गया है। इसमें रसधानी का अनुपात कोशिका के आयतन के लगभग 50% से अधिक है। इसके अतिरिक्त कोशिका के अन्य संरचनात्मक संगठक जैसे कोशिका द्रव्य, केंद्रक, मध्य पटलिका, हरितलवक, अंतरकोशिक स्थान एवं प्राथमिक कोशिका भित्ति स्पष्ट देखा जा सकता है। यह उत्तक पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। कुछ पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में उन उत्तकों को क्लोरेन्काइमा हरित उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं अर्थात कैविटीज होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तने और जड़ों के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य अस्थायी उत्तक कॉलेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। चित्र 6.4 का बी। चित्र 6.4b के पहले भाग में कॉलेन्काइमा उत्तक का अनुप्रस्थ सेक्शन का चित्र दिया हुआ है। कॉलेन्काइमा उत्तक पौधों को सहारा प्रदान करते हैं एवं पत्तियों तथा तना में लचीलापन का गुण प्रदान करते हैं। यहाँ अनुप्रस्थ सेक्शन में कोशिका की मोटी भित्ति, केंद्रक, बड़ा रसधानी को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके अनुदैर्ध्य सेक्शन चित्र 6.4b का दूसरे भाग में दिया हुआ है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। यह स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4 का सी। चित्र 6.4c का पहले और दूसरे दृश्य में स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य सेक्शन का चित्र दिया हुआ है। यह उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3। रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए
कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। इसमें कुछ बूंद सेफ्रेनिन विलयन की डालिए। कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। चित्र 6.5 में एपिडर्मिस कोशिकाओं का पार्श्व एवं पृष्ठ दृश्य दिया है। इसमें पार्श्व दृश्य में रक्षी कोशिकाएं, स्टोमेटा एवं छोटा छिद्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पौधे इन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस एवं जलवाष्प का आदान प्रदान करते हैं। बी भाग में एपिडर्मिस कोशिकाओं का पृष्ठीय दृश्य दिया हुआ है। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। अब हम लोग अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। इसका उत्तर है कि पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता। पहला, यह पौधों के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देता है। दूसरा, इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल एवं खाद्य लवणों का संवहन हो पाता है। तीसरा, पौधों से अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है। प्रिय विद्यार्थी, यह शैक्षिक वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और आपका कोई खर्च नहीं होता। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियोस नियमित रूप से आपको प्राप्त हो सके।